तो मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज़ के रूप में समझता हूँ जो कमज़ोरों को भी ताकतवरों के बराबर मौका देती है। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। अपन पढ़ रहे हैं कौन-सा? इलेक्शन के बारे में। फिर है चुनाव जनता के हैं। यह उनका निर्णय है यदि वे आग से मुँह मोड़कर अपनी पीठ चलाने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें बस अपने छालों पर बैठना होगा। अब्राहम लिंकन ने। फिर संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 324 में संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यों के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग की स्थापना करता है। 324 में चुनाव आयोग की स्थापना। फिर अनुच्छेद 325 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पे मतदाता सूची में मतदाता सूची प्रविष्टियों में कोई भेदभाव नहीं होने की गारंटी देता है। तो धर्म, नस्ल, जाति या लिंग, ठीक है। फिर 326 है, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देने के अधिकार को परिभाषित करता है, जिससे प्रत्येक नागरिक को वोट देने की अनुमति मिलती है, जो विशिष्ट कानूनी अपवाद द्वारा अयोग्य नहीं है। फिर है अनुच्छेद 327 और 328, इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं को मतदाता सूची और निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन सहित चुनावों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। ठीक है, 27 और 28 में कानून बनाने के लिए। फिर 329 अदालतों को चुनावी निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित कानूनों पर सवाल उठाने से रोकता है, ठीक है। और जिससे परिसीमन आयोग का आदेश अंतिम आदेश और गैर न्याय संगत हो जाता है, ठीक है। तो अदालतों को हस्तक्षेप को रोकता है अनुच्छेद 329। फिर है महत्वपूर्ण डाटा। तो मतदान का प्रमाण। पिछले कुछ वर्षों में मतदान में लगातार वृद्धि हुई है। 1951 में 44% मतदान से उल्लेखनीय कितनी हो गई है? 2019 में 67। फिर 2019 के चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 1.7% के अंक अधिक थी, ठीक है। फिर आगे चले अपन आपराधिक मामले। तो आपराधिक मामलों में देखा गया कि संसदों का प्रतिशत आपराधिक आरोप वाले संसदों का प्रतिशत 24 से बढ़कर 2019 में कितना हो गया? 43% हो गया है। फिर महिला प्रतिनिधि। तो लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व धीरे धीरे पहली लोकसभा में 5% से 17वीं में कितना हो गया? 14%। फिर है एडीआर और इनको तो हटाते हैं। फिर एक कि आईडीएफसी इंस्टीट्यूट के 2015 के एक अध्ययन में पाया गया कि 77% संभावना है कि जीतने वाली राजनीतिक पार्टी या गठबंधन उस राज्य में लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ जीतेगी। तो सीधी बात है, 77% संभावना होती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों जीतेगी। तो ये कुछ फैक्ट हो गए हैं। अब अगला है राजनीतिक दलों की मान्यता क्या है? तो राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए मानदंड है, जैसे चुनाव में प्रदर्शन। तो लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% वैध वोट हासिल किए हों और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीती हों। तो लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में या तो कितने 4 चुनावों में 4 या अधिक राज्यों में कम से कम 6% तो वैध वोट हासिल किए हों और कम से कम 4 लोकसभा सीटें जीती हों। तो दोनों हैं। 4 या 4 से अधिक तो राज्य होंगे और उनमें 6% वैध वोट और 4% 4 लोकसभा सीटें। फिर है इसका उदाहरण है बसपा, ठीक है। फिर लोकसभा में प्रतिनिधित्व। लोकसभा में कुल सीटों का 11 सीटों जितना कि 2% जीतता है, तो ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने जाते हों। लोकसभा की 11 सीट या फिर 2% जीतता है और ये सदस्य कम से कम अलग-अलग 3 राज्यों से आते हों, ठीक है। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया। फिर राज्य पार्टी की स्थिति। कम से कम 4 राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तो यह है एनसीपी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। फिर राज्य पार्टी के रूप में मान्यता के लिए मानदंड क्या है? विधानसभा में प्रदर्शन कैसा हो कि राज्य विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट हासिल किए और कम से कम 2 सीट जीती हो, ठीक है। फिर राज्य से लोकसभा में प्रदर्शन तो कैसा कि कम से कम 6% वैध वोट हासिल करी हो, राज्य में कम से कम 1 लोकसभा सीट जीती हो। फिर है राज्य विधानसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो राज्य विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो जीतता हो। तो यहाँ पे राज्य विधानसभा की बात हो गई, कुल सीटों का 3% या 3 सीटें जो भी अधिक हो।
फिर राज्य से लोकसभा में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो राज्य को आवंटित 25 सीटों या उससे किसी अंश के लिए लोकसभा में एक सीट जीतता है। तो सीधी बात है, राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीट या उससे किसी अंश के लिए लोकसभा में एक सीट, तो हर 25 में से एक सीट जीती हो, ठीक है। या फिर वोट शेयर, लोकसभा या विधानसभा में आम चुनाव के दौरान राज्य के कुल वैध वोटों का 8% या अधिक सुरक्षित करता हो तो वो भी राज्य पार्टी है। तो राज्य पार्टी के लिए ये सारी क्या हो गई, विशेषताएं होगी कि राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम 6% वोट और कम से कम 2 सीटें जीती हों। फिर एक है कम से कम 6% वैध वोट हासिल और एक लोकसभा जीती हो। ये लोकसभा में प्रदर्शन हुआ है ये। फिर है आनुपातिक, राज्य विधानसभा में अगर देखें तो कुल सीटों में से कम 3% या फिर 3 सीटें जीती हों आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से। और जो राज्यसभा में, राज्य से लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व कैसा है कि 25 में से एक सीटें और वोट शेयर में 8% सीटें कुल वैध वोटों का। फिर अपन आगे चलते हैं। तो ईसीआई के शक्ति और कार्य क्या हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित भारत का चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यालयों के चुनावी प्रक्रियाओं की देखरेख करता है। फिर इसके कार्य देखें तो प्रशासनिक कार्य में आगे जैसे निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है, फिर मतदाता सूची तैयार करता है और पुनरीक्षण करता है, फिर चुनाव की तारीख और कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करता है, राजनीतिक दलों की मान्यता और प्रतीकों का आवंटन करता है, फिर चुनाव पर्यवेक्षण करता है, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये हो गए प्रशासनिक कार्य। फिर होते हैं सलाहकारी कार्य, जिसमें है अयोग्यताओं पर सलाह देता है, संसदों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति को और राज्य विधायिका की अयोग्यता पर राज्यपाल को। राज्य फिर चुनावों को रद्द करता है और पुनर्निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये हो गए सलाहकार के रूप में, अयोग्यता पर सलाह, चुनावों को रद्द करता है, पुनर्निर्धारण करता है। फिर है अर्ध न्यायिक, तो विवादों का समाधान करता है, चाहे राजनीतिक दल की मान्यता या चुनाव चिन्हों से संबंधित विवाद, अदालत के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया विवादों का समाधान। फिर एक आचार संहिता का प्रवर्तन, तो यहाँ पे भी अर्ध न्यायिक है, राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है और चुनाव के बाद उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के बीच विवादों से संबंधित मामलों में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को सलाह देता है। तो अर्धन्यायिक हो गए इन 3 मामलों में, विवादों का समाधान में, आचार संहिता के प्रवर्तन में और उम्मीदवार और राजनीतिक दलों के बीच विवाद में सलाह। फिर अतिरिक्त जिम्मेदारियां क्या हैं? जैसे मीडिया प्रबंधन करता है और कानूनी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल से आवश्यक स्टाफ का अनुरोध करना, ये सब चीजें। ठीक है, फिर है चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए ईसीआई द्वारा उठाए गए कदम। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम 2004 से पूरे भारत में ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है। फिर है मतदाता सत्यापन योग्य पेपर वीवीपैट, तो मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं इसको। और 2019 के चुनावों में सभी मतदाता केंद्रों पर वीवीपैट तैनात किए गए थे, जिससे अपने वोटों का भौतिक रूप से सत्यापन कर सकें। फिर एक है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर। ठीक है, तो सीधी बात है, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल मतदाताओं को उनके चुनावी विवरण को ऑनलाइन पंजीकृत करने, संशोधित करने की मदद करता है। ठीक है, तो क्या क्या है, ईवीएम लाए, फिर मतदाता वीवीपैट लाए और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। फिर मतदाता सूची का प्रबंध प्रणाली, तो यह सुनिश्चित करके कि मतदाता सूची डुप्लीकेट और अशुद्धियों से मुक्त है। ठीक है, तो मतदाता सूची का प्रबंधन करता है। फिर व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी करता है स्वीप से। तो व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी स्वीप के लिए तो ठीक है, 2019 के चुनाव से पहले स्वीप के लक्षित अभियान ने मतदाता शिक्षा और भागीदारी में वृद्धि की है। ठीक है, फिर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है 2024 में। 2024 के चुनावों के लिए चुनाव का पर्व देश का गर्व नामक थीम से, ठीक है, 360 डिग्री मीडिया मल्टीमीडिया अभियान चलाया था। फिर मोबाइल एप्लीकेशन में देखें तो 2019 के चुनाव से पहले ई विजिल जैसे एप्लीकेशन की शुरुआत ने चुनावी कदाचार के संबंध में 20,000 से अधिक शिकायतों को सीधे ईसीआई पर रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया है। ठीक है, तो ई विजिल हो गई एक।
फिर है आदर्श आचार संहिता। एमसीसी को पहली बार 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान लागू किया गया था। 1962 के लोकसभा चुनाव में देश भर में अपनाया गया। एमसीसी का प्राथमिक उद्देश्य समान अवसर को बढ़ावा देना, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, ये सब है। तो एमसीसी भी इसका एक वो है। फिर फोटो युक्त मतदाता सूची। 2019 के चुनाव तक सभी मतदाता सूचियों में तस्वीरें शामिल हो गई हैं, जिससे प्रतिरूपण का जोखिम कम हो गया है। चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में वृद्धि हुई है। फिर एक है बायोमेट्रिक पहचान। मतदाताओं की पहचान को अधिक सटीक रूप से सत्यापित करने के लिए हाल ही में राज्य चुनावों के दौरान चुनिंदा निर्वाचन में बायोमेट्रिक सिस्टम का परीक्षण किया गया। तो इन्होंने क्या क्या वो किए हैं, मतलब कदम उठाए। तो ईवीएम का उपयोग कर दिया 2004 से। फिर वीवीपैट कर दिया है, जिसको मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। फिर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल बनाया है। मतदाता सूची प्रबंधन प्रणाली लाए हैं। फिर एक स्वीप पोर्टल स्वीप लाए हैं, जो व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी पे काम करता है। फिर मतदाता जागरूकता अभियान लाए हैं, चुनाव का पर्व देश का गर्व। फिर मोबाइल एप्लीकेशन लेके आए ई विजिल, जिसमें 20,000 से अधिक शिकायत सीधे ईसीआई पर करी गई है। फिर एक फोटो युक्त मतदाता सूची लेके आए हैं और बायोमेट्रिक मतदाता सूची लेके आए हैं। फिर आदर्श आचार संहिता क्या है? तो आदर्श आचार संहिता या भारत के चुनाव आयोग द्वारा अभियानों के दौरान राजनीतिक संस्थाओं के लिए मर्यादा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित दिशा निर्देश हैं। इसमें वैधानिक समर्थन का अभाव है, लेकिन चुनाव आयोग और आरपीए 1951 जैसे अन्य कानूनों में संबंधित कानूनी प्रावधान के माध्यम से लागू किया जाता है। ठीक है। फिर अवधि क्या है? तो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक सक्रिय रहता है। और सुप्रीम कोर्ट में भारत संघ बनाम हरवंश सिंह जलाल 2001 मामला माना कि चुनाव की तारीख की घोषणा के दिन ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। फिर उल्लंघन के लिए उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर परिणाम चेतावनी से लेकर एफआईआर तक हो सकते हैं। तो ये सारे हैं। ठीक है। अब है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श आचार संहिता के उद्देश्य क्या हैं? तो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, जनता का विश्वास बनाए रखना, शक्ति का दुरुपयोग रोकना सत्तारूढ़ दल का, फिर अभियान संचालन का विनियमन करना, यानी कि घृणास्पद भाषण भड़काऊ सामग्री से मुक्त हो। फिर चुनावी सत्यनिष्ठा की रक्षा करना, यानी कि भ्रष्ट आचरण से बचाना और नैतिकता का पालन करना। फिर है जिम्मेदारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना। ठीक है। और चुनावी कदाचार को कम करना, जिसमें रिश्वतखोरी, जबरदस्ती और अन्य चुनावी कदाचार की घटनाएं। ठीक है। और घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाएं। ठीक है। तो ये सभी कार्य हो गए किसके? आदर्श आचार संहिता के। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित, जनता का विश्वास बनाए रखना। ठीक है। शक्ति का दुरुपयोग रोकें, सत्तारूढ़ दल की अभियान संचालन का विनियमन, घृणास्पद भाषण नहीं होंगे जिससे चुनावी सत्यनिष्ठा की रक्षा, जिम्मेदारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना, चुनावी कदाचार को कम करना और घृणास्पद भाषण पर अंकुश लगाना।